नमस्कार दोस्तों। कहानियों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं अमृता प्रीतम द्वारा लिखी गई एक खूबसूरत कहानी, गोजर की परियां। कहानी एक पानी की बावली के बारे में है, जिसके साथ जुड़ी हैं कुछ मान्यताएं और कुछ मुरादें। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। तब मैं कांगड़ा वैली के एक गांव में ठहरी थी। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, और कोई नज़दीक में कहीं कुछ देखने लायक हो तो बताइए। ऐसा कोई गांव ही हो जिसके बारे में कोई पुरानी कहानी मशहूर है। पुरानी कहानी? यहाँ पास ही में गोजर मौजूद है। वहाँ और तो देखने लायक कुछ नहीं, सिर्फ कुछ कच्चे घर हैं और एक बावली है जहाँ लोग आकर मुरादें मांगते हैं। गोजर? ये नाम कैसे पड़ा? असल में इसका नाम था अगोचर। अगोचर? कितना अर्थपूर्ण नाम है। हाँ जी, ये गांव सघन जंगल से घिरा है। इसके दोनों ओर ऊंची चढ़ाई है। कहते हैं मुसलमानों के हमलों के वक्त यहाँ कुछ राजे महाराजे आ बसे थे, या कहिए आ छिपे थे। बूढ़े लोग कहते हैं कि यहाँ पांचों पांडव भी रहे थे। घने जंगल की वजह से छिपना आसान होगा। हाँ जी, कहते हैं असल में ये इंद्र देवता का स्थान था। यहाँ आधी रात को इंद्र की परियां नाचा करती थी और इसी बावली से पानी पीती थी। पहाड़ी स्थानों पर पानी की बहुत कदर होती है। ना मिले तो मीलों तक पानी नहीं मिलता। जहाँ कहीं अच्छा पानी मिल जाए वह बड़ा कीमती स्थान बन जाता है। यही बात है जी, यहाँ छिपने वालों को अच्छा पानी मिला। ठौर बहुत थी। वर्षों वे लोग यहाँ रहे, शत्रुओं को उनको सुराग ना मिला, इसीलिए वे इसे अगोचर कहते थे। अब बिगड़कर गोचर बन गया। अब हर रोज़ तो नहीं, पर पूनम की रात में इंद्र की परियां अब भी इस बावली से पानी पीने आती हैं और फिर साथ वाले जंगल में नृत्य भी करती हैं। इंद्र की परियां तो शायद ही दिखाई दें, पर बावली तो ज़रूर दिखाई देगी। आज ही मैं गोजर गांव जाऊंगी। उस बुजुर्ग से रास्ता पूछकर मैं उसी दिन गोजर जा पहुंची। बांस के सघन वृक्षों को चीरती एक पगडंडी थी। सचमुच रास्ता बड़ा प्यारा था। बाहर से पगडंडी या गोजर का कोई निशान नहीं मिलता था। बावली भी मिल गई। उसकी ओट में मकई के खेत थे। रास्ता बहुत ही ऊंचा नीचा था। थोड़े से घर थे जिनके इर्द गिर्द गाय भैंसें बंधी थी। पगडंडी साफ सुथरी नहीं थी। बावली की ओट में खड़े होकर मैंने देखा कि लोगों ने उसकी पत्थर की दीवार पर कई जगह सिंदूर लगा रखा था। बावली में पानी बहुत थोड़ा और गंदा था। मैं देखती रही, पर पानी को हाथ न लगा पाई। पानी में छोटे छोटे मेंढक भी खेल रहे थे। तभी वहाँ पर एक औरत आई। साथ में 3 छोटे छोटे बच्चे थे। एक गोदी में, एक उंगली पकड़े और एक लड़की पीछे पीछे। औरत की उम्र कोई 30 बरस की होगी और बड़ी लड़की 6 बरस की। दूसरे बच्चे छोटे थे। सबके सफ़ेद रंगों पर मैल की तहें जमी थी और इतनी दूर से भी उनके कपड़ों की बदबू आ रही थी। उसकी अपनी कमर और उसकी लड़की की कमर पर एक मोटी सी रस्सी बंधी थी, जिन्हें खोले हुए जाने कितने दिन बीत गए थे और जिनके नीचे पहनी हुई चोलियाँ शायद महीनों से नहीं धुली थी। रस्सियों जैसे ही सूखे सूखे बाल उनके मुंह पर लटक रहे थे। औरत ने पहले अपनी बच्ची के और फिर अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए और बावली के मैले पानी में बच्चों को नहलाकर वे स्वयं भी नहाने लगी। साथ वाले कच्चे घरों से 2 औरतें अपने मटके ले आई और उसी पानी में से मटके और कसोरे भर ले गई। फिर एक पहाड़ी अपनी गाय ले आया और उसी बावली में उन्हें पानी पिलाने लगा। बावली का पानी छूने के लिए मेरा जो थोड़ा सा मन हुआ था, अब वह नहीं रहा था। ये पानी इंद्र की परियों को ही मुबारक हो। पीना तो दूर रहा, मुझसे तो ये हाथों से छुआ भी नहीं जाएगा। मैं लौटने वाली थी कि एक सुंदर जोड़ा दिखाई पड़ा। मैं खड़ी रही। आने वालों में एक बहुत ही सुंदर और बड़ी बड़ी काली आंखों वाला नौजवान था और दूसरी हंसमुख
प्यारी सी लड़की थी। दोनों शहरी थे। नौजवान क्रीम रंग का गरम सूट पहने था। गले में उसी के साथ मेल खाती सुनहली धारी की नेकटाई थी। लड़की के शरीर पर लाल सिल्क की साड़ी थी और उस पर काला गरम कोट। ऊंची नीची पगडंडी उतरते हुए दोनों एक दूसरे का हाथ का सहारा लिए हंसते खेलते बावली के पास आ खड़े हुए। युवती ने बावली के मटमैले पानी में अंजलि भरी। पानी पहले तो अपनी दोनों आंखों से लगाया और फिर अपनी उंगलियों में वही पानी नौजवान की आंखों से छुआ दिया। मैं हैरान खड़ी देख रही थी। युवती ने 2-3 बार पीछे मेरी ओर देखा, फिर नौजवान के कान में कुछ कहा और मेरे पास आ खड़ी हुई। आपका नाम अमृता प्रीतम है ना? हाँ, मुझे कौतूहल हुआ। मैंने आपकी कहानियाँ पढ़ी हैं और अखबारों में छपे आपके चित्र भी देखे हैं, तो आपको देखते ही पहचान लिया। अच्छा, मेहरबानी। मेरा बड़ा मन था आपसे मिलने का। वैसे तो उस लड़की से कुछ पूछना मुझे आसान नहीं लगा, पर अब मैं उससे अपने सवाल पूछने के लिए तैयार हो गई। बावली का पानी इतना मैला है, मैं इसे हाथ नहीं लगा सकी, पर आप लोगों ने जिस श्रद्धा से इसका पानी आंखों को लगाया है, मैं समझ नहीं पाई। आपको मालूम होगा, लोग कहते हैं कि इस बावली से जो मुराद मांगो वही मिलती है। क्या ये सच हो सकता है? हाँ दीदी, मैंने भी पिछले बरस इसी बावली से मुराद मांगी थी और मुझे मेरी मुराद मिल गई। ये पानी मैला हो या साफ मुझे नहीं दिखता। मेरी कहानी आपकी अशु जैसी है। मैंने भी अपने राजन को पा लिया है। मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारी मुराद तुम्हें मिली है। मुझसे तुमने अशु की कहानी सुनी थी, आज तुम मुझे उसके बदले अपनी कहानी सुनाओ। उस युवती के मुंह पर झिझक भरी लाली आ गई और वह कहने लगी, आओ उन वृक्षों के नीचे बैठे। और वह कहने लगी, मेरा नाम दिलजीत है और इनका नाम सुखलाल। ये मुझे जीती कहते हैं और मैं इन्हें पाली कहती हूँ। जीती और पाली। मैंने मुस्कुराकर उनके दोनों छोटे नाम दोहरा दिए। जब मैं छोटी सी थी तभी मेरी माँ ने अपनी सहेली के बेटे के साथ मेरी सगाई तय कर दी थी। 14 बरस तक मेरी सगाई रुकी रही। मैंने जब होश संभाला मुझे बताया गया कि मैं और कुछ बरस बाद उस लड़के की ब्याहता होने वाली हूँ। मैं अपने आप को उसी का समझने लगी। कई बरस पहले की बात है। पाली हमारे घर में आकर रहने लगे। ये दूर के रिश्ते से मेरी बुआ के बेटे हैं। इनका मैंने नाम तो सुना था पर देखा कभी नहीं। मैं तो जी जब छोटा सा था एक बार इसके घर आया था, पर ये मुझे मिली ही नहीं। पास बैठे पाली ने कहा, तब मैं ननिहाल गई हुई थी। ये भी मौका देखकर ही आए थे जब मैं घर पर ना हूं। जीती ने चुटकी ली। अगर तू मुझे तब मिल जाती। पाली शायद और कुछ भी कहने वाला था, किंतु मेरी ओर देखकर चुप रह गया। फिर मैं इतना पंथ कैसे काटती? फिर जाने तो मेरी कद्र करते या नहीं, मैं भी शायद तुम्हारा मूल्य ना आंक सकती। जीती हंसती और फिर मेरी ओर देखकर अपनी राम कहानी सुनाने लगी। पिछले बरस इनकी बदली हमारे शहर हो गई। रिहाइश के लिए कोई घर नहीं मिला। पिताजी इन्हें अपने घर ले आए और ऊपर का कमरा इन्हें दे दिया। जाने क्यों ये मुझे पहले दिन से बड़े अच्छे लगे। मैं सवेरे की चाय समय पर तैयार करती ताकि इन्हें दफ्तर जाने में देर ना हो जाए। दोपहर का खाना इनके चपरासी के हाथ भेजती और फिर शाम की चाय के लिए मैं घड़ियां गिनती रहती। एक बरस बीतने पर आ गया, पर हमारे होंठों पर किसी तरह का कोई शब्द ना आया। बड़ा प्यारा संयम है, मैंने कहा। पर दीदी, भीतर मेरे दिल में जो कुछ जाग रहा था उसकी तपिश मैं ही जानती हूँ। जीती ने सांस भरकर कहा। तभी जी इसने मेरे हाथ अपने मंगेतर को पत्र भेजा और साथ ही एक किताब भी। पाली ने एक सिगरेट सुलगाया और हंस दिया। उसके माथे पर बालों की एक अलग गिर गई जिससे वह और भी बांका हो उठा। सचमुच पाली खूबसूरत लगता था। मैं सोचती थी जल्दी से मेरा विवाह का जो कुछ होना है हो जाए और मेरे भीतर जो कुछ जाग रहा था वह सो जाए। मेरे मंगेतर के स्वभाव में एक अजीब तरह की लापरवाही थी। यदि कभी भी मुझसे मिलता
तो बड़े प्यार से, लेकिन अगर मैं उसे पत्र लिखती थी तो कभी जवाब देता ना था, कभी नहीं। फिर भी उस दिन मैंने उसे एक पत्र लिखा और एक किताब भेजी। जीती ने कहा। और तुमने वे पत्र और किताब उसे पहुंचा दिए? मैंने पाली से पूछा। हाँ, वे उसकी अमानत थे, मैंने उसे सुबह होते ही पहुंचा दिए जी। पर उस रात जैसे मैं पागल सा हो उठा। पत्र बंद था, मैंने नहीं पढ़ा। किताब खुली थी, उस पर इसने अपने हाथों से उसका नाम लिख रखा था। फिर मैंने पढ़ा और ना जाने क्यों किस तरह मेरे मन में आया, अगर उसके स्थान पर मेरा नाम होता। रात कैसे बीती मुझे मालूम नहीं। मुझे कभी उस लड़के का मुंह दिखाई देता और फिर देखते देखते वे मेरा मुंह बन जाता, मेरा अपना मुंह। मैं घबरा कर जाग पड़ता, सिरहाने के लैंप को जलाता, किताब खोलता और उसी का नाम पढ़ता। पर मेरे मन में आता कि किताब पर भी उसका नाम बन गया है। मैं उससे मिला, पर ना कुछ कह सका ना पूछ सका। जल्दी से दोनों चीज़ें उसके सुपुर्द की और भाग आया। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। वे किताब शैली की कविताएं थी जो जीती ने उसे भेजी थी। मैं अगले दिन जीती से पूछा कि तुमने शैली की कौन सी कविता सबसे ज़्यादा पसंद है? जीती ने कहा, शाम को बताऊंगी। और शाम को इसने कागज़ पर एक कविता लिखकर मेरी मेज़ पर रख दी। कौन सी कविता थी? वही जिसमें शैली कहता है, पूर्णता प्राप्त नहीं की जा सकती, इसीलिए कोई उससे अधूरी चीज़ ही बयान कर लेनी चाहिए। मैंने ये कविता कई बार पढ़ी थी, इसीलिए फिर जीती से पूछा, तुझे यही कविता क्यों पसंद है? जीती ने और कुछ कहा नहीं और सिर्फ इतना ही कहा, मुझे आजकल इसी कविता का सहारा है। जीती ने कहानी को और आगे बढ़ाया। खामोशी हमारे होंठों पर जमी रही। अगले महीने इन्हें अपने दफ्तर से बदली का ऑर्डर मिल गया। हम दोनों चाय पी रहे थे, जबकि कोट की जेब से निकालकर मुझे दफ्तर की चिट्ठी दिखाई गई। मुझे ना जाने क्या हुआ कि चाय का प्याला हाथ से छूट गया। मेज़ पर पड़ा अखबार मैंने आंखों के सामने रख लिया, पर मेरी आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ गई थी। मुझे ऐसा लगा कि मुझसे मेरा सब कुछ छीना जा रहा था। बहुत चाहा कि मेरे आंसुओं का इन्हें पता ना चले, पर ये अखबार मेरे मुंह से हटाने लगे। मैंने दोनों हथेलियों से अपना मुंह ढांक लिया। मुझे लगता था कि मैं इनके मुंह की ओर देख नहीं पाऊंगी। फिर भी पाली ने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं, बिल्कुल खामोश रहे। वैसे ये कहते रहे कि रोना ठीक नहीं। दूसरे दिन सुबह ये दफ्तर गए। मैंने इनकी मेज़ पर एक छोटा सा कागज़ रख दिया और ऊपर लिख दिया, तुम्हें बंगलौर शहर शुभ आगमन कहता है। इनकी बदली बंगलौर होनी थी। शाम को जब ये दफ्तर से आए, हम सब ने मिलकर चाय पी, और जब ये अपने कमरे में गए और मेरे हाथ का लिखा हुआ कागज़ पढ़कर मुझे आवाज़ दी, मैं इनके कमरे में गई और मेरे हाथ में अपना पेन देकर कहने लगे, इस कागज़ पर से बंगलौर काट कर दिल्ली लिख दो, इसी अपने शहर का नाम। मैंने बहुत पूछा कि आखिर क्यों, पर ये यही कहते गए। मैंने बंगलौर काट कर दिल्ली लिख दिया। फिर पूछा तो ये जवाब मिला, मैं बंगलौर नहीं जा रहा। सुबह इस्तीफ़ा लिखकर साथ ले गया था और अपने अफसर की मेज़ पर रखकर कहा कि या तो मेरी बदली ना करो और या ये इस्तीफ़ा मंजूर कर लो। उसने मेरा इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया और मेरी बदली का ऑर्डर वापस ले लिया। पाली ने बड़ी दिलेरी दिखाई, पर किस आशा से? मैंने पूछा। यही तो मैं सोचती थी दीदी, मेरे अपने सामने ही आशा का कुल किनारा ना था, मैं इन्हें क्या तसल्ली दे सकती थी। पर उस वक्त मुझे यही लगा कि मेरा जो खोने लगा था वे बच गया है। उसी सप्ताह मेरे पिताजी ने सभी बच्चों को कांगड़ा ले चलने की इच्छा जाहिर की। माँ भी साथ थी। हम जब यहाँ कांगड़ा आए, इसी बावली पर भी आए। मैंने इस बावली की कहानी सुन रखी थी। ना जाने क्यों एकाएक मुझे यकीन हो उठा और इसका पानी आंखों को लगाकर मुराद मांगी कि बस मुझे पाली मिल जाए। रास्ता कोई नहीं था। मेरी माँ अपने वादे पर अटल थी। मैं तन मन से डोल गई थी। तब इस बावली ने ही शरण दी। जब हम कांगड़ा से लौटकर दिल्ली आए तो मेरी माँ ने मेरी रस्में पूर्ण करने के लिए चीज़ें मंगाना शुरू कर दिया। घर में गरी, बादाम, छुआरों का ढेर लग गया।
माँ उन्हें टोकरों में सजा रही थी। तो मुझे लगा कि बावली ने मुझे वरदान की जगह शाप दे दिया है। मैं भी कैसी बावली हूँ कि इस दंत कथा पर विश्वास कर बैठी। फिर मैंने बड़े उतावलेपन से पूछा, एक दिन क्या देखती हूँ कि जिस छोटे कमरे में सूखे फलों की टोकरियाँ पड़ी थी, पाली उसी कमरे में है। मैं भी चुपचाप पहुँचकर पीछे खड़ी हो गई। पाली ने सब टोकरियाँ देखी भाली और फिर एक छुआरा लेकर खाने लगे। मुझे इनकी इस बात का काफ़ी पहले पता था कि ये सब सूखे फल खा लेते हैं, पर छुआरा कभी मुंह से नहीं लगाते। जब पूछा जाता तो कहते थे, छुआरा ज़िंदगी में पहली बार तब खाया जाता है जब किसी के साथ अपनी ज़िंदगी की बदली करनी हो, अपनी सगाई के समय। उतनी देर आदमी को मुंह सुच्चा रखना चाहिए। मैं हक्की बक्की रह गई और इनका हाथ पकड़ लिया। ये भी मुझे देखकर हैरान हो गए। मैंने इनसे पूछा, तुमने ये क्या किया? छुआरा क्यों खा लिया? उस मौके पर पहली बार इन्होंने मुझे अपने मन की बात बताई। कहने लगे, मैं ज़िंदगी में और कोई छुआरा नहीं खा सकता था, इसीलिए जो छुआरा मैंने खाना था वही खा लिया। क्या मतलब? मैंने पूछा। ये बोले, मेरे पैर जिस राह से भटकते थे मुझे वे राह दिखाई देने लगी है, और जिसने ये छुआरा खाना था उसने खा लिया है। अब ये छुहारे और किसी को नहीं भेजे जाएंगे। इस पर मैं भी इनके हाथ से इनका झूठा छुहारा लेकर खा गई। और झूठे छुहारे से तुमने अपनी सुच्ची सगाई कर ली? मैंने पूछा। लेकिन जीती ने सीधे जवाब देने की बजाय अपनी कहानी ही आगे बढ़ाई। उसी दोपहर को ये मुझे बाजार ले गए। हमने 2 अंगूठियाँ खरीदी। एक अंगूठी मैंने इनकी उंगली में डाल दी और दूसरी अंगूठी इन्होंने मेरी उंगली में। हमारी सब रस्में पूरी हो गई। अगले दिन मेरी माँ को सूचना मिली कि रस्में अभी नहीं होंगी, लड़का विलायत जा रहा है, जब लौट कर आएगा तभी सब एक साथ हो जाएंगी। माँ ने जवाब भेजा कि पक्की सगाई की रस्म तो हो जाए, शादी लड़के के विलायत से लौटने पर 4 बरस बाद हो जाएगी। कहा गया, ऐसी जल्दी क्या है, शादी और सगाई एक साथ हो जाएंगी। मैं पहले ही सोचा करती थी कि वे लड़का एक अजीब तरह से लापरवाह क्यों है। आज उसका लापरवाह होना मेरे अनुकूल बैठा। रात के समय जब घर में सब सोने जा रहे थे, मेरी माँ की भी आंख लग गई थी। मैं अपनी माँ की गोदी में गिर पड़ी। मैंने अपना दुख उसके आगे रख दिया। माँ के दिल ने बेटी के दुखी दिल को पहचाना। मेरी माँ ने मेरी मुराद मुझे दे दी और अगले दिन रिश्तेदारों को बुलाकर इनके मुंह से छुआरा लगा दिया। ये तुम्हारे सिद्दक की कहानी है, तुम्हारे सब्र की कहानी। मैंने जीती को बड़े प्यार से अपनी बाहों में ले लिया। दीदी, 14 बरस वनवास के पश्चात मैंने अपने राम को पाया। इस बावली का पानी पीने के लिए आती गोजर की परियों ने मेरी मुराद तो पूरी कर दी। गोजर की परियों ने मुराद पूरी की या विश्वास की परियों ने, मैं कुछ नहीं कह सकती, पर तुम्हारी मुराद तुम्हें मुबारक हो। मैंने जंगली सफ़ेद फूलों के गुच्छे उतारे और दोनों की झोली में डाल दिए।